दोस्तों ये तस्वीर है मॉडर्न जापान की। दुनिया की सबसे फास्ट बुलेट ट्रेन, सबसे प्रिसाइज रोबोट और कंपनी जिन पर हम ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं, टोयोटा, सोनी, होंडा और पैनासोनिक। लेकिन ये वही जमीन है जो सिर्फ 80 साल पहले लिटरली राख में बदल गई थी। दो शहर मिनटों में तबाह हो गए थे और लाखों लोग सेकंडों में गायब। तो आज का सवाल जितना सिंपल है, जवाब उतना ही कॉम्प्लिकेटेड। जो देश अपनी खुद की सर्वाइवल के लिए भी स्ट्रगल कर रहा था, वो सिर्फ 2 दशकों के अंदर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर कैसे बन गया? क्या वो चीज है जिसकी वजह से जापान ने इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिखाया? आखिर कौन है इस कहानी का असली हीरो? जानेंगे आज के इस वीडियो में। 1945. The US has just dropped 2 atomic bombs on Japanese cities. The country is in ruins, but is still officially at war with the United States. Let there be no mistake. We shall completely destroy Japan's power to make war. 6 अगस्त 1945 सुबह 8:15 हिरोशिमा के ऊपर एक अमेरिकन B-2 बॉम्बर से लिटिल बॉय नाम का एक यूरेनियम बॉम्ब गिराया जाता है। ये दुनिया में किसी भी वॉर में यूज होने वाला पहला न्यूक्लियर वेपन था। इसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि शहर का लगभग 70% एरिया सेकंडों में तबाह हो जाता है। जापानीज गवर्नमेंट के ऑफिशियल एस्टिमेट के मुताबिक साल के एंड तक हिरोशिमा में 1,40,000 से ज्यादा लोग मर चुके थे। कुछ डायरेक्ट ब्लास्ट से, कुछ रेडिएशन पॉइजनिंग से और कुछ आग की भयंकर लपटों की वजह से धीरे धीरे मौत के करीब पहुंचे। लेकिन ये भयंकर मंजर यही नहीं थमा। इसके 3 दिन बाद यानी 9 अगस्त को एक दूसरा बॉम्ब जिसका नाम था फैट मैन, उसे जापान के एक दूसरे शहर नागासाकी पर गिरा दिया गया। यहाँ पर यह जानना इंटरेस्टिंग है कि नागासाकी बॉम्बर्स का असली टारगेट नहीं था। असली टारगेट एक्चुअली जापान का कोकुरा सिटी था। लेकिन क्लाउड की वजह से पायलट को यह शहर दिखा नहीं और इसीलिए लास्ट मोमेंट पर टारगेट बदल दिया गया और यहाँ नागासाकी में भी 70,000 से ज्यादा लोग मारे गए। 15 अगस्त 1945 को जापान के एम्परर हिरोहितो ने रेडियो पॉडकास्ट के थ्रू अमेरिका के सामने सरेंडर अनाउंस किया। 世界の体制と帝国の現状とに鑑み ये जापान के इतिहास में ऐसा पहली बार था कि वहाँ के आम नागरिक ने अपने एम्परर की आवाज सुनी थी। लेकिन सरेंडर करने के बाद जो वहाँ बचा वो एक भयानक मंजर था। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 1/3 से भी कम रह गया था। करेंसी की वैल्यू क्रैश हो गई थी। लाखों लोग बिना घर के थे और फूड शॉर्टेज इतनी सीवियर थी कि ब्लैक मार्केट ही सर्वाइवल का एकमात्र जरिया बची थी। यहाँ पर इस सिचुएशन में जापान के पास लिटरली कुछ नहीं बचा था। 1945 के बाद जापान के पास ना कोई मजबूत इकोनॉमी थी, ना ही कोई पावरफुल मिलिट्री और ना ही दुनिया में कोई खास पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। सच कहें तो उस वक्त किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि तबाह हो चुका ये देश कभी भी खड़ा हो पाएगा। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। एक देश जो अपने सर्वाइवल के लिए भी स्ट्रगल कर रहा था, वही सिर्फ अगले 20 से 25 सालों में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाता है। पर यहाँ पर सवाल ये है कि आखिर जापान ने ये कारनामा किया कैसे? इसका जवाब छिपा है 3 फैक्टर्स में। एक विजनरी लीडरशिप, एक ब्रिलियंट इकोनॉमिक स्ट्रेटजी और कुछ ऐसे ग्लोबल इवेंट्स जिसने जापान के लिए अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की। सितंबर 1945 जापान की हार के कुछ ही हफ्तों बाद जनरल डॉगलस मैकार्थर जापान पहुंचे और उन्हें सुप्रीम कमांडर ऑफ एलाइड पावर बनाया गया। अगले 7 साल 1945 से 1952 तक जापान एक इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं था। देश में गवर्नमेंट तो थी लेकिन असली अथॉरिटी एलाइड फोर्स के पास थी। सीधे शब्दों में कहें तो जापान अपने ही देश में एक ऑक्युपाइड नेशन की तरह बन चुका था। लेकिन यहाँ पर हार के बाद जो अमेरिकी जनरल्स यहाँ पर रूल करने आए हुए थे, उनका असली मकसद जापान को सिर्फ कंट्रोल करना नहीं था। उनका गोल था कि जापान को इतना बदल दिया जाए कि वो कभी भी अपना मिलिट्री एम्पायर बनाकर दुनिया के लिए खतरा ना बन सके। इसीलिए 1947 में जापान का एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया गया और इसका सबसे फेमस हिस्सा था आर्टिकल 9, जिसमें जापान ने ऑफिशियली वॉर करने के ही अधिकार को छोड़ दिया। सोचिए वही जापान जिसने कुछ सालों पहले चाइना, कोरिया और साउथ ईस्ट एशिया के बड़े हिस्सों पर कब्जा किया था, अब वही अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में लिख रहा है कि हम अब कभी वॉर नहीं करेंगे। लेकिन जापान के लोगों को यह बात अच्छी तरह से पता थी कि सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन बदलने से देश नहीं बदल जाता। इसीलिए उनका अगला टारगेट था जापान की इकोनॉमी। उस समय जापान की इकोनॉमी कुछ पावरफुल बिजनेस फैमिलीज के कंट्रोल में थी और उन्हें जेबैत्सु कहा जाता था। मित्सुबिशी, मित्सुई और सुमितोमो जैसे ग्रुप्स इतने पावरफुल थे कि बैंकिंग, मैन्युफैक्चरिंग
मैन्युफैक्चरिंग, शिपिंग और मिलिट्री प्रोडक्शन तक सब कुछ इन्हीं के इन्फ्लुएंस में था। और एक्चुअली जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था तब इन्हीं फैमिलीज ने मिलिट्री एक्सपेंशन में सपोर्ट किया था। और क्योंकि वो लोग इतने पावरफुल थे, इसीलिए एलाइड एडमिनिस्ट्रेशन ने फैसला किया कि उनकी मोनोपोली को तोड़ दिया जाएगा, क्योंकि उन्हें ये डर था कि लोग दोबारा से मिलिट्री में अपनी इन्वॉल्वमेंट शुरू ना कर दें। कई कंपनीज को रिस्ट्रक्चर किया गया, ऑनरशिप को डिवाइड किया गया और मार्केट में कंपटीशन बढ़ाया गया। ऐसा करने का सिर्फ एक ही मकसद था, ताकि जापान की इकोनॉमिक पावर सिर्फ कुछ ही लोगों के हाथों में कंसंट्रेट ना रहे। फिर आया लैंड रिफॉर्म, और ये रिफॉर्म एक आम जापानीज नागरिक के लिए लाइफ चेंजिंग साबित हुआ। उस वक्त गाँव में बहुत सारी जमीन कुछ बड़े लैंडलॉर्ड के पास थी। लाखों फार्मर्स दूसरों की जमीन पर काम करते थे और साथ में रेंट भी देते थे। और इसी चीज को बदलने के लिए गवर्नमेंट ने लगभग 5 मिलियन हेक्टेयर एग्रीकल्चरल जमीन लैंडलॉर्ड से लेकर छोटे फार्मर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दी। और ऐसा वहाँ पहली बार हुआ कि वहाँ के लाखों किसानों को अपनी खुद की जमीन मिली। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन यही नहीं रुका। लेबर यूनियन को लीगल प्रोटेक्शन दी गई ताकि वो अपने राइट्स के लिए आवाज उठा सकें। और सबसे बड़ा चेंज आया औरतों के अधिकार में। 7 दिसंबर 1945 को पहली बार जापानीज वुमेन्स को वोटिंग राइट मिले। अब यहाँ से देश की आधी से भी ज्यादा पॉपुलेशन वोटिंग के थ्रू पॉलिटिकल डिसीजन में हिस्सा ले सकती थी। अगर उस वक्त जापान को कोई देखता तो उसे यही लगता कि पूरा देश तोड़कर दोबारा बनाया जा रहा है। पुराना फ्यूडल सिस्टम, मिलिट्री डोमिनेंस और कंसंट्रेटेड पावर स्ट्रक्चर धीरे धीरे खत्म किए जा रहे थे। ये कोई डिस्ट्रक्शन नहीं था, बल्कि जापान के रिकंस्ट्रक्शन की प्रिपरेशन थी। क्योंकि एक मॉडर्न, डेमोक्रेटिक और इकोनॉमिकली पावरफुल जापान तभी बन सकता था जब पुरानी सिस्टम की नींव को पहले ही हटा दिया जाए। जापान की रिकवरी में एक ऐसे भी इंसान का हाथ था जिसे आज की दुनिया में ज्यादातर लोग नहीं जानते, और उनका नाम था सेगुरु योशिदा। वो कुल मिलाकर 5 टर्म्स में जापान के प्राइम मिनिस्टर रहे और आज उन्हें मॉडर्न जापान का फादर भी कहा जाता है। योशिदा ने एक ऐसी स्ट्रेटजी क्रिएट की जो कि उस वक्त काफी रिस्की लग रही थी। एक्चुअली 1951 में साइन हुए यूएस जापान सिक्योरिटी के तहत जापान अपनी नेशनल डिफेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी यूएस को दे देगा। इसका मतलब था कि जापान को अपनी खुद की मिलिट्री नहीं बनानी पड़ेगी, बल्कि यूएसए अपनी एक आर्मी बनाएगा और उसे जापान में डिप्लॉय करेगा, जो कि वहां की बॉर्डर्स और देश की रक्षा करेगी। नंबर्स पर भी गौर करें तो जापान उस वक्त अपनी जीडीपी का सिर्फ 1% हिस्सा ही डिफेंस पर खर्च करता था, जबकि ज्यादातर देश अपनी जीडीपी का लगभग 5 से 10% हिस्सा डिफेंस पर खर्च करते हैं। यहाँ पर जापान के प्राइम मिनिस्टर योशिदा का लॉजिक कुछ इस तरह था कि अगर जापान को दुनिया के स्टेज पर सरवाइव करना है तो उसे सुपर पावर बनना होगा, लेकिन मिलिट्री के थ्रू नहीं बल्कि इकोनॉमी के थ्रू। ये वहाँ की गवर्नमेंट के द्वारा ली गई एक कैलकुलेटेड बेट थी, और जैसा कि हम आगे देखेंगे भी कि ये बेट एक्चुअली काम भी कर जाती है। 1950 में कोरियन पेनिनसुला में एक वॉर शुरू हुआ। The Korean Peninsula will play host to its first major hot conflict. Initially a struggle between two opposing Korean states, within months a global UN coalition. और जापान के लिए ये एक टोटली अनएक्सपेक्टेड टर्निंग पॉइंट बन गया। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका को अपने ट्रूप्स के लिए नियर बाई रिलायबल सप्लाई बेस चाहिए था, और जियोग्राफिकली जापान परफेक्ट लोकेशन पर था, जिसके चलते यूएस मिलिट्री ने जापानीज फैक्ट्री को बहुत बड़ी मात्रा में वेपन्स और वॉर में यूज होने वाले चीजों को बनाने के ऑर्डर्स दिए, जैसे कि ट्रक्स, यूनिफॉर्म, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट और एमुनिशन एक्सेट्रा। हिस्टोरियंस एस्टिमेट करते हैं कि यहाँ पर चली इस 3 साल की वॉर के दौरान जापान को लगभग $3.5 बिलियन के ऑर्डर्स मिले थे, जो कि उस वक्त जापान के लिए एक एस्ट्रोनॉमिकल फिगर था। डेड और साइलेंट पड़ी फैक्ट्रीज रातों रात दोबारा ऑपरेशनल हो गई, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा, एक्सपोर्ट बढ़ा और सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्फिडेंट वापस आ गया। लेकिन ये तो जापान की ग्रोथ की सिर्फ एक शुरुआत थी। 1960 में प्राइम मिनिस्टर हायतो एगदा ने एक एम्बिशियस प्लान अनाउंस किया, जिसका नाम था इनकम डबलिंग प्लान। टारगेट था 10 सालों में जापान की नेशनल इनकम को डबल करना, और ये इतना सक्सेसफुल था कि जापान ने ये टारगेट सिर्फ 7 सालों में ही अचीव कर लिया। ये जो समय था 1955 से 1973 तक का, इसे हिस्टोरियंस हाई स्पीड ग्रोथ इरा कहते हैं, जहां जापान की इकोनॉमी कंसिस्टेंटली हर साल एवरेज 9 से 10% रेट से ग्रो कर रही थी। लेकिन ये सिर्फ गवर्नमेंट की प्लानिंग नहीं थी, यहाँ पर लोगों और कंपनीज ने मिलकर इस मिशन में कंट्रीब्यूट किया। ओल्ड जेबेस्तु की जगह केरेस्तु नाम के नए बिजनेस नेटवर्क्स बने। इसके अलावा कंपनीज ने अपने वर्कर्स के लिए लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट भी गारंटी दिया, यानी कि अगर एक बार आपको जॉब मिल गई तो वो फिर रिटायरमेंट तक सिक्योर रहेगी। इसका रिजल्ट ये हुआ कि वर्कर्स अपनी कंपनी के लिए डीपली लॉयल हो गए और क्वालिटी के लिए ऑब्सेसली काम करने लगे। ये वही कल्चर है जिसे दुनिया आज कैजन के नाम से जानती है। कैजन का मतलब होता है कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट करना। और यहाँ एक फैसिनेटिंग ट्विस्ट भी है कि 1950s में मेड इन जापान लेवल एक्चुअली एक जोक माना जाता था।
था। दुनिया इसे चीप और लो क्वालिटी गुड्स से एसोसिएट करती थी। It says it's made in Japan. You cannot trust that junk. लेकिन इसी ऑब्सेसिव क्वालिटी की वजह से यही एग्जैक्ट सेम लेवल ग्लोबल प्रीमियम क्वालिटी का सिंबल बन गया। कार्स, कैमरास, इलेक्ट्रॉनिक्स सब में ये कंप्लीट रिवर्सल दुनिया की बिजनेस हिस्ट्री में काफी रेयर है। और इसी फाउंडेशन पर टोयोटा, सोनी और होंडा जैसी कंपनीज ने अपना एम्पायर खड़ा किया। टोयोटा अपना फेमस प्रोडक्शन सिस्टम लेके आई, सोनी ने 1979 में वॉक्समैन से म्यूजिक कल्चर बदल दी और होंडा छोटी मोटरसाइकिल रिपेयर शॉप से दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर बन गया। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आज भी टोयोटा नंबर 1 है। 2025 में टोयोटा ने लगातार छठा साल दुनिया की सबसे बड़ी कार मैन्युफैक्चरर का टाइटल जीता है, जहां उन्होंने वॉक्सवैगन कंपनी को भी पीछे करते हुए 11.3 मिलियन से ज्यादा व्हीकल्स बेचे हैं। हाइब्रिड टेक्नोलॉजी जो टोयोटा ने प्रिउस के साथ पायनियर की थी, वो आज भी उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। रोबोटिक्स में जापान का रोल थोड़ा इंटरेस्टिंग है। जापान अभी भी दुनिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल रोबोट मैन्युफैक्चरर है। ग्लोबल प्रोडक्शन का ऑलमोस्ट 45% सिर्फ जापान से आता है। मतलब चाहे दूसरे देश भले ही रोबोट्स का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन एट द एंड वो बनते कहाँ हैं? जापान में। फिर आता है जापान का सॉफ्ट पावर, एनिमी, गेमिंग और पॉप कल्चर। सॉफ्ट पावर का मतलब होता है बिना किसी मिलिट्री फोर्स या पॉलिटिकल प्रेशर के अपने आइडियाज और कल्चर के थ्रू दुनिया को इन्फ्लुएंस करना। जापान एनिमेशन एसोसिएशन ऑफिशियल डेटा के मुताबिक एनिमी इंडस्ट्री अकेले 2024 में $25 बिलियन की मार्केट बन गई थी। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि इस सब को बेचकर जापान ने पहली बार बाहर की कंट्रीज से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट किया है कंपेयर टू जापान। जहां $14.27 बिलियन दुनिया भर से आए, वहीं $10.98 बिलियन जापान के अंदर से। इसके अलावा अगर हम जापान की गेमिंग साइड देखें तो वो और भी इंटरेस्टिंग है। निंटेंडो जो एक वीडियो गेम था, उसने अपने लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर में रफली $15 बिलियन से ज्यादा का रेवेन्यू जनरेट किया है, जो पिछले साल से 98.6% ज्यादा है। सिर्फ कुछ ही महीनों में निंटेंडो 20 मिलियन से ज्यादा यूनिट्स बेच चुका है। तो एक तरफ है निंटेंडो की हिस्ट्री का सबसे हाईएस्ट सेलिंग कंसोल और दूसरी तरफ है सोनी का प्लेस्टेशन 5 कंसोल, जो कि 93 मिलियन से ज्यादा कंसोल वर्ल्ड वाइड शिप कर चुका है। इस चीज ने जापान की इकोनॉमी को अंदर ही अंदर मजबूत करने में काफी मदद की। और आज के दिन पर भी देखें तो जापान दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड नेशंस में से एक है। यही आपको दुनिया की सबसे तेज चलने वाली मैग्लीव ट्रेन, सबसे क्लीनेस्ट स्ट्रीट, सबसे ज्यादा वेंडिंग मशीन, शिबुया नाम से दुनिया का सबसे बिजिएस्ट पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग, फुली ऑटोमेटेड रोबोट से चलने वाले होटल्स और शिंजुकू नाम से एक शहर जितना अंडरग्राउंड स्टेशन जिसके अंदर शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट सब कुछ है। जापान सिविक सेंस के मामलों में भी दुनिया के बाकी देशों से काफी आगे है। वहाँ के बच्चे खुद ही हर रोज अपनी क्लासरूम्स और हॉलवे साफ करते हैं। इवन हाल में ही फीफा वर्ल्ड कप में देखा गया कि सारे विजिटर्स जाने के बाद जापानीज लोग खुद ही से स्टेडियम का कचरा साफ कर रहे थे। तो इस पूरी कहानी के एंड में असली सवाल ये है कि आखिर जापान से इंडिया और बाकी की दुनिया क्या सीख सकती है। पहला ये कि क्राइसिस एक एंड नहीं होता, वो एक रीसेट हो सकता है। जब हिरोशिमा और नागासाकी के बाद जापान के पास लिटरली कुछ नहीं बचा था, तभी उन्होंने अपना पुराना सिस्टम रीसेट किया, पुराना स्ट्रक्चर तोड़कर एक नया और बेहतर जापान बनाया। जैसे इंडिया में आज के दिन भी लोग ब्रिटिशर्स को ब्लेम करते हैं कि उन्होंने भारत को 200 सालों तक लूटा और इसीलिए आज भारत की ये हालत है। लेकिन यहाँ पर हमें जापान से सीखना चाहिए कि जो भी चीजें अभी हमारे देश में हैं, उसी से हम एक डेवलप्ड नेशन बनाएं। दूसरा पॉइंट योशिदा डॉक्ट्राइन से आता है। योशिदा ने कभी भी शॉर्ट टर्म पॉपुलैरिटी के लिए काम नहीं किया। उनका फोकस हमेशा से जापान के फ्यूचर पर था। उनको पता था कि आज की छोटी सी मुश्किल कल देश को बहुत बड़ा फायदा दिला सकती है। तीसरा, लीडरशिप में अकाउंटेबिलिटी का होना बहुत जरूरी है। ये बात आप में से ज्यादातर लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन 90s के टाइम पर जब टोयोटा क्राइसिस में थी, तो कंपनी के फाउंडर के बेटे ने खुद ही अपनी गलती मानकर कंपनी से रिजाइन कर दिया था। और ये एक ऐसी चीज है जो हम अपने इंस्टीट्यूशन, बिजनेसेस और गवर्नमेंट में देखना चाहेंगे। चौथा है क्वालिटी को ऑब्सेशन बनाओ। मेड इन जापान जिसे चीप सामान से एसोसिएट किया जाता था, वो सिर्फ इसलिए बदला क्योंकि हर वर्कर्स ने क्वालिटी को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानी। और कैजन जो एक पॉलिसी थी, वो जापानीज लोगों के लिए एक माइंडसेट बन गया। पांचवा, गवर्नमेंट और लोगों के बीच कोऑपरेशन। जापान की गवर्नमेंट वहाँ के लोगों को सिर्फ भीड़ का हिस्सा नहीं मानती, बल्कि वो उन्हें
इन्हें एक नेचुरल रिसोर्स की तरह देखती है और इसीलिए वो अपनी जीडीपी का 3.9% हिस्सा एजुकेशन में स्पेंड करती है और वहीं हेल्थ केयर में 750 बिलियन डॉलर, जबकि इंडिया अपने हेल्थ केयर में सिर्फ 12 बिलियन डॉलर स्पेंड करती है। और ऐसा इसलिए क्योंकि हमारी गवर्नमेंट का मोस्टली पैसा लाडली बहन योजना, फ्री राशन और मिलोनी जी के लिए मेलोडी खरीदने में चला जाता है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। खैर, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा अपनी ये वाली वीडियो, जिसे आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। बाकी ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब करो यार।